हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज से हम MPPSC प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए तथा आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए जीके की एक रेगुलर सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको सुबह में आपको लुसेंट का जीके मिलेगा। उसको क्योंकि लुसेंट का जीके ही सबसे आज तक ऐसी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है लुसेंट ही, तो उसी जीके को अपन थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। उसमें कुछ नया भी ऐड होगा, तो इसलिए आपको ये सीरीज रेगुलर देखनी है। और एक क्लास शाम को आपको MP की मिलेगी और एक टेस्ट डेली। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला वीडियो। आज हम शुरुआत करेंगे इतिहास से, और इतिहास के बिल्कुल जीरो से। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को अपन को 3 तरह से समझना है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो समय पीरियड है वो लगभग 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले। और 2 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर जो मनुष्य पहला आया था उसका नाम था क्रो-मैग्नन। यानी कि उसका जो समय पीरियड था वो लगभग 2 लाख साल आसपास, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का समय था क्रो-मैग्नन। यानी कि पहला मनुष्य था उसका नाम क्या था? क्रो-मैग्नन। अगर हम प्रागैतिहासिक काल को बात करें तो ये 3 भागों में बांट रखा है इसको: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण की काल की बात करें तो ये 2 लाख साल से लगभग 10,000 के आसपास। ये 10,000 से लेकर लगभग 4,000, और 4,000 साल से लेकर लगभग 1,500-2,000 के आसपास नवपाषाण काल रहता है। पाषाण का मतलब ये होता है पत्थरों का समय, यानी कि वो समय था वो पत्थरों का समय। यानी कि उस समय का जो मनुष्य था वो गुफाओं में रहता था। मतलब उसको जो भी उस समय सोर्सेस जो साधन थे उस समय, तो अधिकतर वो पत्थरों का ही यूज़ करते थे उसमें, इसलिए उसको बोला गया पाषाण काल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उनको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से करवाऊंगा। जब टेस्ट होगा इसका तो वहाँ पर आपको इस तरह से पूरे क्वेश्चन फॉर्म मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत बड़ा टॉपिक है ये वाला। जैसे मनुष्य ने सबसे पहले आग का आविष्कार कब किया था? मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार कब किया? सबसे पहले खेती के अवशेष कहाँ पर मिले? सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी के अवशेष कहाँ पर मिले? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो को आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं। लगभग प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता कि जिसमें प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता कि जिसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। जिसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता कि जिसमें लिपि का आविष्कार तो हो गया, लिपि का आविष्कार तो हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। ये समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ऐतिहासिक काल का मतलब जिसमें लिपि का आविष्कार तो हुआ है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, यानी कि उसके ऐतिहासिक विवरण है। जैसे आप ऋग्वेद यानी कि वेद पढ़ते हो उनको। तो अगर हम बात करें इतिहास में भारत की, तो इतिहास में भारत को 3 नाम से जानते हैं खास करके: एक आर्यावर्त, एक भारतवर्ष, एक इंडिया और एक हिंदुस्तान। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारत में एक राजा थे भरत के नाम से, तो एक कबीले के राजा थे और उसी के नाम पर लगभग ये भारत नाम पड़ा, और उसी को बोलते भारतवर्ष। ये नाम किसने दिया ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर मिलता है? भारतवर्ष का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पुराणों में और महाकाव्य में। क्वेश्चन ये आएगा कि भारतवर्ष का उल्लेख किस में मिलता है? तो पुराण और महाकाव्य में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया नाम जब भारत में यूनानी लोग आए थे
तो वो लोग क्या करते हैं कि सिंधु नदी को सिंधु न बोलकर हिंदू बोलते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर अपन इंग्लिश फॉर्म देखेंगे तो वो बोलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु को वो इंडस बोलते थे और इंडस से ही निकला इंडिया, यानी कि जो इंडिया नाम दिया था वो दिया था यूनानियों ने। अगर हम बात करें हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान नाम दिया था मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, जब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी के साथ जो भी विद्वान आए थे भारत में, अल बरूनी वगैरह, तो इन लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। अगर हम बात करें अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज से हम शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या है? तो एक है धर्म ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें तो शुरुआत होती है यहाँ से वेदों से। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में आपको सबसे मिलेगा वेद। तो सर्वप्राचीन अगर कोई धर्म ग्रंथ था, भारत के इतिहास में सर्वप्राचीन कोई ग्रंथ था तो वो था वेद। और वेदों की जो रचना की थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। महर्षि वेदव्यास ने। वेदों की जो रचना की थी वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। तो सबसे प्राचीन अगर कोई वेद पूछे तो प्राचीन में आ जाएगा ऋग्वेद। प्राचीन अगर कोई वेद है तो वो है ऋग्वेद। सबसे बाद का पूछे या सबसे नवीनतम तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रय किसे कहते हैं? तो वेद त्रय कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। उसमें अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है। वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद रचनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, ऋचाओं के या रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ज्ञान के संग्रह को, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो पाठकर्ता होते हैं, ऋग्वेद के जो पाठकर्ता है उनको बोलते हैं होत्र। यानी कि ऋग्वेद को जो पुजारी जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं होत्र। अगर हम बात करें ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त मिलेंगे आपको और 10,462 रचनाएं। 10,462 आपको रचनाएं मिलेगी। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन 10,462 में से इंद्र भगवान के लिए कितनी है रचनाएं? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए है 200। ये भी आपको याद रखना है। अग्नि के लिए 200 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की अगर हम बात करें, तीसरे मंडल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और ये गायत्री मंत्र लिखा किसने? तो ये विश्वामित्र ने लिखा था, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भी आपको याद रखना है। और मंडल कौन सा? तो तीसरा। इसमें जो 8वां मंडल है
तो उसमें हस्तलिखित रचनाएं यानी कि हाथ से लिखी हुई रचना आपको मिलेगी। और 10वां मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट। 10वें मंडल के अंदर क्या है कि उस समय का समाज चातुर्वर्णी समाज की बात करता है। चातुर्वर्णी समाज, चातुर्वर्णी समाज का मतलब कि उस समय जो समाज था वो भगवान ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुआ, समझ लो, यानी कि भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। भगवान ब्रह्मा के चरणों से कौन पैदा हुए? शूद्र पैदा हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में आपको पाठकर्ता याद रखना है, पाठकर्ता अधर्व्यू। यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोलते हैं अधर्व्यू। और इसमें क्या है कि जो बलि के समय जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों की जो नियमों का संकलन है वो आपको मिलेगा यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एकमात्र ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में, गद्यांश और पद्यांश में अगर है, गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में क्या है कि गाए जा सकने वाले, यानी कि गाए जा सकने वाली रचनाएं हैं, गाई जा सकने वाली रचना का उल्लेख है। और इसी को बोलते हैं भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं क्योंकि भारतीय संगीत का जो जनक के जो स्तंभ है शब्द, सारे ग म प ध नि, 7 स्वर, ये यहीं से ले गए। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसको बोलते हैं अधर्व्यू। सामवेद के पाठकर्ता को बोलते हैं अधर्व्यू। अगला है अथर्ववेद। अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसको अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा है। अथर्वा नामक ऋषि ने लिखा है। इसके अंदर आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, वेद विद्या, वंशीकरण, श्राप, स्तुति, महिमा, आशीर्वाद, इस तरह के शब्द जो भी हैं तो ये सब आपको मिलेंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा व समिति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा जो थी बड़े लोगों की, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे और जो समिति का संचालन करते थे उनको बोलते हैं सभा, यानी कि सभा के श्रेष्ठ लोग, और समिति के अंदर छोटे लोग आते थे। तो सभा व समिति को प्रजापुत्र की 2 पुत्रियां कहा। ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अब क्या है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या है 6। ये 6 वेदांग हैं। एक शिक्षा मिल जाएगी आपको, व्याकरण मिल जाएगा, कल्प मिलेगा, निरुक्त मिल जाएगा, छंद मिल जाएगा। तो इस तरह से ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। आगे हम पढ़ेंगे पुराण। तो पुराणों की संख्या टोटल है 18। और इन 18 पुराणों में से 5 पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मत्स्य पुराण, एक है विष्णु पुराण, भागवत और ब्राह्मण। ये पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पुराण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर राजाओं की वंशावली मिलती है आपको। जैसे मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में आपको शायद मौर्य वंश की जानकारी मिल जाएगी। विष्णु पुराण में आपको गुप्त वंश की जानकारी मिल जाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर राजाओं की वंशावली दे रखी थी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, ये आपको ध्यान रखना। इसी में अगर हम पढ़ लेते हैं उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। और उसमें एक उपनिषद इंपॉर्टेंट है, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद, क्योंकि मुंडको उपनिषद से क्या लेगा, जो हमारा चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो कहाँ से लेगा?
मुंडकोपनिषद से। तो आज के लिए इतना ही। कल जो आपको वीडियो मिलेगा इतिहास का, उसमें आपको विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य और जो भी प्राचीन इतिहास की किताबें हैं वो आपको मिल जाएगी, ताकि अपना प्राचीन इतिहास का जो शुरुआत है, जानने के स्रोत, वो वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। तो विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरानी जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें, उनको भी आपको कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। और शाम को आपको एक वीडियो मिलेगा एमपी का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।